नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बड़ा सवाल लेके दर्शकों के साथ हैं। साधना न्यूज़ की ये कोशिश होती है कि हम प्रयास करें, उन मुद्दों को छुएं जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, और यही कोशिश है हमारी। आज का सवाल नेता, नियत और नीति क्या है, नेताओं की क्या नियत होती है और कैसी नीति बनती है। आप 50 सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात जब मनमोहन सिंह जी सरकार में थे, राजीव गांधी जी सरकार में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे, उस समय भी कांग्रेस दावा करती थी, भाजपा दावा करती थी कि हमको महिलाओं को 50% आरक्षण देना है, लेकिन कोई राजनीतिक दल है जो नहीं होने देता है। वो दल एक दल होता था, सपा सपा विरोध करती थी, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 6-7 सालों से सरकार है, और अगर पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में नहीं भी है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की है, तो महिलाओं को बराबरी का हक क्यों नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें क्यों 150 विधायक महिला नहीं होती। अगर लोकसभा में हमारे 500 से ज़्यादा सीटें हैं, 250 सांसद क्यों नहीं होते। प्रदेश में, देश में गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महिला क्यों नहीं हो सकता। आज बराबरी से कंधा मिलाकर आज अगर अंतरिक्ष में जाने वाली बात करते हैं तो महिला जाती हैं। आज हम जब हमारे प्रशासनिक अमले में देखते हैं, वहाँ आईपीएस महिला अधिकारी, आईएएस अधिकारी महिला अधिकारी, वल्लभ भवन में पीएचक्यू में महिला है। इनको बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ना भेजें। क्या सिर्फ पुरुष ही काम कर सकते हैं क्या? महिलाएं क्यों काम नहीं कर सकती। महिला दिवस बीता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है, और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे पर हम चर्चा करें। हम आइए, आप चर्चा कराते हैं, आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ दो बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। आरती राजानी जी हैं, सरिता राजानी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। दूसरी हमारी गेस्ट हैं, युवा हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती हैं आप साक्षी भारद्वाज हैं, आपका स्वागत है। और राजानी जी के पास आके हम सबसे पहले, आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, काउंसलर भी हैं और एडवोकेट भी हैं आप, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सिर्फ आश्वासन देते हैं? जो वास्तविक हक है वो कब तक आश्वासन के भरोसे चलेगा? सिर्फ राजनीति में ही नहीं सर, मैं आपसे कहूंगी बहुत सारे स्थान, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अगर न्याय की बात करें या किसी कार्य होने की बात करें या किसी अच्छे परिणाम की हम बात करें तो वो बहुत दूर होता है, लेकिन सिर्फ एक आश्वासन के सहारे पर आप जीवन निकाल देते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे राजनीतिक दलों को छोड़िए, बाकी संस्थान भी जो हैं जहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, महिलाओं को समान स्थान दिए जाने की बात की जाती है, तो वहां तब तक होता है जब तक कि मतदान हो, वोट हो या किसी पद की स्थापना से संबंधित हो, चाहे वो शासकीय संस्थान हो चाहे गैर शासकीय संस्थान हो। उन सभी में महिलाओं का इस्तेमाल तो किया जाता है वोट के लिए, बाकी कार्यों के लिए और सामाजिक स्थिति को एक अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, परंतु जब वो पद स्थापना है, वो संस्थान बन जाते हैं, तो उसके बाद अगर महिलाओं के लिए कुछ करने की बात हो या महिलाओं को स्थान देने की बात हो तो वो सिर्फ एक आश्वासन बन के रह जाता है। तो इसमें सिर्फ हम किसी राजनीतिक दल को दोष नहीं दे सकते, शायद हमारे यहाँ की सामाजिक संस्था ही ऐसी है कि जहाँ पर महिलाओं को अपने बराबर का स्थान देने में पुरुषों को थोड़ी सी असहजता महसूस होती है और उन्हें लगता है कि कहीं इनकी प्रतिभा, कहीं इनकी योग्यता हमसे आगे निकल गई तो फिर शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसी कारण से वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते या किसी पद पर आकर कार्य करने देना नहीं चाहते। सरिता जी, एक कल की घटना आपको सुनाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सुरक्षा अधिकारी, उनका पर्सनल स्टाफ, उनके वाहन चालक से लेके सारे के सारे महिला थे जी। गृह मंत्री जी ने अपनी कुर्सी पे एक महिला कांस्टेबल को बैठाला। कटनी में एक महिला को एसपी कलेक्टर के रूप में कार्य करने का 1 दिन भर का मौका दिया जी। क्या मात्र 1 दिन के इस तरह के कार्यक्रमों से महिला के प्रति सम्मान हो जाता है? क्या सिर्फ दिखावा नहीं है ये कि सिर्फ इस तरीके की नौटंकी कर देने से महिलाओं के प्रति सम्मान झलकता है? बाकी 364 दिन कहाँ जाते हैं ये हमारे माननीय, क्योंकि महिला 365 दिन ही संघर्ष करती है। मध्य प्रदेश और देश के जो आंकड़े बताते हैं कि हम किस लेवल पर, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये शोषण घर से शुरू होता है। हम जहाँ देखते हैं स्कूल से शुरू होता है, ऑफिसों से शुरू होता है। ऐसे बहुत कम परिवार होंगे जहाँ पिता माँ बेटे और बेटी में अंतर नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है? सामाजिक ताना बाना बहुत हद तक सुधरा है,
हम ये आज नहीं कह सकते कि एक परिवार में बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस किया जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जहां बेटे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माता पिता को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है। लेकिन वहीं जब सामाजिक व्यवस्था को हम देखते हैं, परिवार से बाहर निकल के जिस व्यवस्था को देखते हैं, तो वहां आपका पड़ोसी, वहां आपके रिश्तेदार आपसे कहते हैं आप तो बेटियों के पिता हैं, कुल को कौन तारेगा। वहां पर समाज जो है, समाज की मानसिकता नहीं बदली है, लेकिन अपनी बेटियों के प्रति माता पिता की जो मानसिकता, जो सोच है, वो बहुत ही सकारात्मक है। इसी वजह से आज माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हैं। अन्यथा देखें तो पिछले समय में जो हम युग एक देखते हुए आए, वहां पर बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। आज बेटियां विदेश जाकर पढ़ाई कर रही हैं। तो माता पिता का जो सोच है, जो निर्णय है, वो सकारात्मक है, लेकिन वो समाज उन्हें सही हाथों में नहीं लेता, सही दिशा में नहीं लेता। उसे लगता है कि नहीं, अगर ये बेटी का पिता है तो आज भी उसे हीन भावना महसूस कराई जाए, जबकि ये गलत है। और वहीं पर जहां अगर हम समाज की बात करें और दुनिया की बात करें, तो वहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बेटियों को तो शिक्षा संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर बेटों को अपने परिवार में ये नहीं बताते कि एक महिला का सम्मान कैसे करना है। जब हम इस चीज में परिवर्तन लाएंगे ना कि बेटियों की जगह बेटों में भी संस्कार की जो प्रथा है उसे हम शुरू करें, तो शायद मुझे लगता है कि जो बुरी घटनाएं, जो बुरी बातें हम समाज में देखते हैं, प्रतिदिन हो रहे जो भी बलात्कार के केस हैं, छेड़छाड़ के केस हैं, यहाँ तक कि निर्मम हत्या तक के केस हैं, उन पर अगर हमें रोक लगानी है तो हमें अपने बेटों को, हमें समाज के पुरुष वर्ग को शिक्षित करने की आवश्यकता है। और जब पुरुष वर्ग में घर से लेके जो परवरिश, जो संस्कार शुरू होंगे कि एक महिला को सम्मान देना है, उसे बराबर का दर्जा देना है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी कानून की, किन्हीं रक्षकों की जरूरत है। शायद वो पुरुष खुद अपनी माताओं के, बहनों के, जो दूसरे परिवारों से, उनके रक्षक खुद बन सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं साक्षी जी के पास जाना चाहता हूँ। साक्षी जी, आप स्कूल में गए, उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज से आज आप खुद कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ संघर्ष करना पड़ता है? और जिस तरीके की हमारे साथ बात हो रही है, जिस तरीके से मैंने अभी पूछा कि क्या एक दिन के सम्मान से सब कुछ हो जाता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को इस तरीके से आपके समक्ष बिठाना चाहूँगी, ये है कि एक दिन के सम्मान से नारी का सम्मान कभी नहीं होता। और हर एक दिन वुमेंस डे होता है, कोई एक सिंगल इंटरनेशनल वुमेंस डे को हम मना करके नारी का सम्मान नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना भी उचित नहीं है कि अगर हम एक दिन एक नारी का सम्मान कर रहे हैं तो वो किसी तरीके का तौर दिखावा है, या मतलब एक मिजाज है कि अगर किसी को हमने किसी गद्दी पे बिठा दिया एक दिन के लिए तो हम बस दिखावे भर के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। एक दिन, एक व्यक्ति का जन्मदिन एक दिन आता है, हम उसको स्पेशल एक दिन फील कराते हैं। तो बिल्कुल यही सेम हमारे सीएम मामा जी ने जो किया था वो ये था। इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लेना चाहिए नेगेटिव वे में कि एक दिन उनको प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया तो उनको दिखावा किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बात हमारी आती है आरक्षण की, तो आरक्षण से पहले मैं इस चीज़ को पुट अप करूँगी जो कि होती है इक्वालिटी। अब आपने बात करी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो स्कूल में मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में थी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में भी मुझे कभी ऐसी किसी चीज़ की परेशानी महसूस नहीं हुई। और यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करी जाए तो कोइंसिडेंटली जब मैं यूनिवर्सिटी में थे तब इलेक्शंस हुए थे हमारे मध्य प्रदेश में। मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से इलेक्शंस में खड़ी हुई थी और 50% महिलाओं को आरक्षण मिला था। और उस 50% महिलाओं के आरक्षण में मुझे यह मौका मिला गया था कि मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सचिव के रूप में अपने डिसीजंस ले सकूं, वहाँ पे चेंजेस कर सकूं। और मैंने किए, और मुझको समर्थन करने वाले मेरे पीछे खड़े मेरे साथी संगी थे जो सह सचिव के रूप में पुरुष थे। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष महिलाओं का समर्थन नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि हर पुरुष की उन्नति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरीके से हर महिला की उन्नति के पीछे पुरुष का हाथ होता है। और मैं कहीं ना कहीं जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं उनको एज एन आइडियल देखती हूँ, और उनको सपोर्ट करने वाला जो पीछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम सब देखते हैं कि कितनी बोल्ड, कितना मेजर डिसीजंस लेती हैं वो इतना बोल्डली, क्योंकि उनको पीछे सपोर्ट करने वाले इतने सारे लोग हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में या मैक्सिमाइज रूप में पुरुष ही हैं। तो मेरा कहना यह है कि 50% महिलाओं को आरक्षण देना बहुत उचित है, क्योंकि जब हम 33% आरक्षण की वर्ग 33% जो आरक्षण था उसकी बात कर रहे थे 24 साल पहले, वो आज तक सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ चंद लोग इसके खिलाफ थे। लेकिन उस 24
वर्षों के अंतराल में हम लोगों की भी तो संख्या बढ़ी है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो हम इक्वालिटी की क्यों नहीं बात करते? हम इक्वालिटी की बात जब करेंगे, जब हम सोशल बैकग्राउंड पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, महिलाओं को इकट्ठा एक ही समाज के तौले पे नहीं तोलेंगे, तब तक हम नगर, हमारा राज्य, हमारा देश, हम कहीं पे भी विकसित नहीं हो सकते। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। हमारी जो अभी सरकार है उसमें बहुत सारे ऐसे नियम कानून बने हैं जिसमें महिलाओं को बहुत तरीके से मतलब पुट फ्रंट किया है, उन लोगों को इक्वालिटी मिली गई है। लेकिन तब भी ज़रूरी है कि जिस तरीके से आपने पहले भी पुट अप करी थी बात की, क्यों नहीं हमारे लोकसभा राज्यसभा में इक्वल अमाउंट ऑफ महिलाएं होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ पुरुष होने चाहिए, जिससे कि बैलेंस ज़रूरी है। और आपको भी पता है जिस भी चीज़ में, जिस भी एरिया में अगर बैलेंस हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होती है। जी बिल्कुल साक्षी जी, आप जो कह रहे हैं हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर 230 विधानसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में एक्टिव जो हमारी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से जो शुरुआत हुई थी, अगर इसी गति से आगे बढ़े और उसको सरकारें मान लें, सरकारें लागू कर दें, तो पार्षद के रूप में, सरपंच के रूप में, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, महापौर के रूप में, विधायक के रूप में महिलाएं जब आएंगी तो दोनों विजन मिलेंगे। देखिए पुरुष भी साथ में बराबरी से चलते हैं। मेरा ये मानना है कि नेता जब हम सब बराबर, हमारे अधिकार बराबर का नारा देते हैं और ये कहते हैं कि महिला हमारे लिए अग्रणी है, महिला माँ है, महिला जगत जननी है, महिला पूजनीय है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में वो पूजनीय है। जो महिला कर सकती है, मुझे लगता है कि पुरुष उससे थोड़ा कम कर पाता है। 9 महीने बच्चे को पेट में रख के एक नया जीवन देने वाली अगर पूरी इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में है, तो वो माँ के सिवा कोई नहीं हो सकता। तो उसके साथ बराबरी का दर्जा देने में इतनी देरी क्यों, इतना समय क्यों? देखिए रुकावटें तो बहुत आती हैं। हम किसी भी कार्य को करें, छोटे से छोटे कार्य को करें तो रुकावटें तो बहुत आती हैं। जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बात कही थी, तो उन्होंने भी 3 बार प्रस्ताव को रखा था और तीनों बार वो प्रस्ताव किसी न किसी कारण से हटा दिया गया था। अब यहाँ पे बात थोड़ी ऐसी करी जा सकती है कि वर्गों को लेकर के उन्होंने कहा था कि अगर हम ओबीसी की महिलाएं इसमें पिछड़ जाएंगी और शहरी महिलाएं जो है, मतलब जो अर्बन एरियाज में रहने वाली महिलाएं, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये शहरी और ये गांव के लोगों के बीच में तब हमारा मतलब डिस्क्रिमिनेशन आएगा जब हमें आरक्षण मिलेगा। अभी तक तो मिला ही नहीं है ना, तो हम कहाँ से इस बारे में बात कर ले रहे हैं कि ओबीसी है कि एसटी है कि एससी है, जनरल है। ये सारी चीजें तो सेकेंडरी होती है, प्राइमरी तो पहले ये है कि हमारा आरक्षण आए। तो बात तो हमारी यहीं पे आके अटक जा रही है। और आपने जो ये कहा कि महिलाएं किसी भी रूप में, किसी भी रूप में उन्हें कहीं पे भी बिठा दिया जाए तो वो 10% एक्स्ट्रा ही पुरुष से करती हैं, इस बात के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इस बात के लिए हम चैलेंज भी कर सकते हैं कि हमें कहीं पे भी आप पुट अप कीजिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, बल्कि आपको और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे कि उस चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर महिलाओं को मिलेगा मौका तो वो बिल्कुल अपना 110% देंगी, बिल्कुल, और वो कभी भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हटेंगी। जी, मैं सरिता जी के पास आना चाहता हूँ। सरिता जी, आपने साक्षी जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा जो इतनी देर, जगत मामा हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा विजन लेके चल रहे हैं, पूरे देश भर में बहुत अच्छी स्थिति, इस समय वातावरण बहुत अच्छा है, तो ऐसे समय में सिर्फ महिला दिवस मनाना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना, उसके साथ ये भी जरूरी है कि हम सब तरफ से, चारों तरफ से महिलाओं को अगर हर भागीदारी, मैं तो कहता हूँ पीएससी, यूपीएससी, हर जगह जहाँ भी शासकीय सेवा में महिलाएं हैं उनको बराबरी से कंपलसरी तरीके से देना चाहिए। एक जिला, छोटा सा जिला, अगर उसकी कलेक्टर महिला बनती है, मैंने शायद कुछ जिलों के कलेक्टर के रूप में महिलाओं को देखा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता था कि नहीं यार, उनसे कोई हिम्मत नहीं कर सकता था किसी तरीके की गलत बात करने की। तो जब पावर मिला है महिला का तो उससे अनुशासन तो हुआ है। कहीं ना कहीं घर परिवार में अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है जब माँ, तो पूरे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी नौकरी में चले जाते हैं। तो प्रदेशों में, जिलों में, संभागों में ऐसा क्यों नहीं? देखिए, परिवार से अगर प्रारंभ करें तो महिला जितना अच्छा मैनेजमेंट कर सकती है उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये सर्वविदित है और सभी लोग इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं कि बहुत कम पैसे में भी घर चलाना, बच्चों को संस्कार देना, पहली गुरु जो है वो माँ ही होती है। तो महिला को जो स्थान ईश्वर ने दिया है वो बहुत बड़ा स्थान है। अब बात करें सरकारों की कि सरकारों ने इस निर्णय में इतनी देर क्यों लगाई। हम ये मान सकते हैं कि भारत को आज़ाद हुए बहुत वर्ष बीते, मगर 370
हटना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जो अभी वर्तमान जो हमारी सरकार है उसने उसको मतलब साबित कर दिखाया कि ये काम किया जा सकता है। सही यही बात हम कह सकते हैं कि अगर महिलाओं के आरक्षण की बात है, महिला वर्ग को आरक्षण देने की बात है, तो मुझे लगता है कि विलंब से सही लेकिन होगा जरूर। मगर इसमें जो थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है, जैसे कि अभी साक्षी जी ने कहा कि पहले समानता का अधिकार तो दीजिए, उसके बाद वर्ग नीति होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन ये हो कि अगर सरकार हमें 50% का आरक्षण देती है तो योग्यता को और प्रतिभा को आगे आने देना चाहिए। अगर उसमें भी वर्गों के अनुसार आरक्षण कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है प्रतिभाएं बहुत पिछड़ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लिए हम कुछ करें, जितनी भी योग्य प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, वो खुद आगे आए और उन्हें एक अवसर प्रदान करे, सरकार प्रदान करे, एक मंच प्रदान करे, ताकि वो अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए बेहतर करें। लेकिन वहीं पर अगर कोटा बांट दिया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कई स्थानों पर कि वहां पर जो प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं बहुत पीछे रह जाती हैं, और उनको ये देखकर बहुत ज्यादा हीन भावना मन में आती है कि मैं इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद भी कोई और मेरे ऊपर अधिकार जमाता है, कोई और मुझे डोमिनेट करता है। तो वो स्थिति से बचने के लिए वो जो हीन भावना मन में आती है, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूं, मैंने इस तरह के बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर एक अच्छे अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है और कोटे जिसको आरक्षण मिला है वो आगे चला जाता है। अब ये सरकार की नीति है और सरकार की नीति के अंतर्गत ही सारे निर्णय किए जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति का क्या, उस स्टूडेंट का क्या जिसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। तो यहाँ पर यही चीज है कि आरक्षण का निर्णय होने वाला है, सभी राज्य सरकारें अपने विचार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजेंगे, लेकिन उसमें कोटा वाइज करके उसको व्यथित नहीं करना चाहिए। मेरा जो पर्सनल जो कंसर्न है वो यही है। जी, अगर मान लीजिए पूरी तरह से आरक्षण लागू हो जाता है, महिलाओं को मिल जाता है, आपको लगता है कि इसमें समाज का भी एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई जगह ऐसी बात आती है कि जो आपने कहा एजुकेशन, चूंकि घर में हम एक जो घर का वातावरण बनता है, बहुत सारी आज भी मैं चूंकि रोज स्टोरी करता हूँ, रोज खबरें ऐसी निकाल के लाता हूँ कि लड़कियों को उन्होंने कहा क्या करना है 8वीं तक 10वीं तक, इसके बाद शादी कर देंगे, चूल्हा ही तो जलाना है। ये मानसिकता कब खत्म होगी कि लड़की भी लड़के की तरह बाहर जाकर कंधे से कंधा मिला के कमा सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है? देखिए, एक वर्ग हो सकता है, एक छोटा वर्ग हो सकता है जिसकी ये मानसिकता है कि बेटी को 8वीं पढ़ा के उसका विवाह कर देना चाहिए। उसकी मानसिकता का कारण है अशिक्षा भी हो सकती है, कम शिक्षा भी हो सकती है, और तीसरा कारण जो बेटियों को लेके समाज में असुरक्षा या जो घटनाएं होती हैं उनको देख के जरूर माता पिता चिंतित होते हैं, जिस कारण से इस तरह के निर्णय वो लेते होंगे। परंतु मैं आपसे ये बताऊं कि बहुत बड़ा वर्ग है जो बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, और वो कर। तभी हम देखें कि आज जब रिजल्ट किसी भी क्लास का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसमें बेटियां ही टॉप करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाज बेटियों के प्रति सकारात्मक नहीं है, माता पिता नहीं है, परंतु एक जो छोटा सा वर्ग कह सकते हैं कि उनको जो बेटियों को लेके असुरक्षा जो मन में है, उसके कारण इस तरह के निर्णय किए जाते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसे बहुत सारा डेटा है अपनी काउंसलिंग के माध्यम से, जिनमें मैंने देखा है कि बेटियां ही हैं जो पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं और घर को चला रही हैं। माता पिता जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उन्हें भी कुछ बेटियों ने अडॉप्ट किया दूसरे के माता पिता को, कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि किसी और के माता पिता नहीं है, हम उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ रखेंगे। मेरे पास ऐसे सिंगल मदर हैं जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन कुछ बच्चों को अडॉप्ट करके उनका जीवन चला रही हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा सामाजिक जो वातावरण है हमारे पास आज है। बाकी एक जो अवसर की बात कहें, राजनीति में हो, विधानसभा में हो, या अन्य जो संस्थान है, जैसे कहें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें महिलाओं के लिए एक आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जैसे मेडिकल काउंसिल जो है उसमें भी नहीं है। अगर यही बात कही जाए, कुछ क्षेत्र इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर उसमें महिला अधिकारी हो तो मुझे लगता है समाज को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि महिला को सुनकर उस चीज में निर्णय करने की, उसके प्रति जांच करने की, उसके प्रति सारी छानबीन करने की जो एक संवेदनशीलता है, जो एक महिला के प्रति चाहिए, वो सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। तो महिला अपराध से रिलेटेड जितने भी शाखाएं हैं, जैसे कोर्ट में है हमारे पास, महिला जो अपराध हैं उनको महिला जज ही सुनती हैं, क्योंकि शायद वो पुरुष के सामने एक महिला अच्छी तरह से बयान ही नहीं कर सकती, उसे शब्दों में, उसकी विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लग जाएगा कि मैं पुरुष के साथ अपनी बात को साझा कैसे करूं। सेम यही चीज है कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अगर महिलाओं की नियुक्ति होती है तो बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट समाज को, सरकार को मिलेंगे। जी,
सरिता जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर महिलाओं से संबंधित जो भी विभाग हैं, महिलाओं से संबंधित जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनमें अगर महिला अधिकारी ही सुने, उनमें महिला ही साथ में हो, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात कह सकती हैं, खुलकर अपना पक्ष रख सकती हैं, पुरुषों के सामने संकोच करती हैं। साक्षी जी, क्या लगता है आपको कि आज भी जब कोई किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, किसी तरीके का अपराध होता है, तो वो दबाए रहती है, क्योंकि उसके क्षेत्र का टीआई, उसके क्षेत्र का जो तहसीलदार है, वो वहाँ महिला अधिकारी नहीं होती हैं जिनके सामने वो अपनी बात कह सके। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। ये बात तो आपने सही कही है, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम सुनते भी रहते हैं। अपने भोपाल में ही अगर हम बात करें, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, होते भी रहते हैं। रेप के केसेस हैं या असॉल्ट के केसेस हैं, वो पहुंचते ही नहीं है और उनका ना कोई समीकरण हो पाता है, क्योंकि उनके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके समक्ष वो खुल करके बात कर सके। स्कूल कॉलेजेस की बात करें, कोई मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करें, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं अनजाने में, तो लड़की मतलब संकोच करती है बताने में, क्योंकि उसके सामने कोई फीमेल कोच कैंडिडेट नहीं होता, या फिर कोई फीमेल टीचर नहीं है, या जैसे मैडम ने कहा, तो मतलब अगर फीमेल लॉयर है तो वो अपनी बात खुल करके, अभी ऑफिस में ही बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आए, तो वो महिला है, अपने बारे में बता रही है कि मेरे संग नाइंसाफी हुई है। तो अगर उसके सामने एक महिला होती है, ऐसा कहना गलत नहीं, ये कहना एकदम सही नहीं होगा कि हर जगह महिला को रखो, ये नहीं, लेकिन अगर एक महिला होती है ऐसे मतलब ऐसे थोड़े सेंसिटिव केसेस में, तो महिला से महिला का इंटरेक्शन थोड़ा इजीली हो जाता है, फीजिबल हो जाता है, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकती है, और सामने बैठा वाला व्यक्ति उसको समझ सकता है, क्योंकि वो ये समझ सकता है कि ये चीज अगर मेरे संग, इसके संग हुई तो ये मेरे संग भी हो सकती है, तो वो थोड़ा उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में विचार कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हर जगह, हर क्षेत्र में महिलाओं को इक्वल अमाउंट में रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ महिलाएं होना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बट महिलाओं का इक्वल अमाउंट में होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज्यादा। मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन महीने पहले एक स्टोरी की थी, एक गर्ल्स हॉस्टल था जिसमें सारी की सारी जो लड़की छात्राएं परेशान रहती थी, उनके साथ जो कुछ वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग थे, वहाँ कोई महिला नहीं थी, और जो महिला थी वो बाहर चली जाती थी, उनके पति वहाँ पर रहा करते थे। बहुत सारी ऐसी और ऐसी विसंगतियाँ हैं, लेकिन जो लोग मंच पर आकर 8 मार्च को ये कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, दुनिया बदल के रख देंगे, महिलाएं हमारी बहन है, बेटी है, बराबरी का अधिकार है, वो लोग सत्ता में पहुंचकर शीर्ष पदों पर बैठ के, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, नौकरशाहों की भी बात कर रहा हूं, जो बात करते हैं वही अपने ऑफिस में भेदभाव करते हैं, वही अपने ऑफिस में शोषण करते हैं। तो इसके लिए साक्षी जी, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी बढ़ता है कि उनको आगे आना चाहिए ऐसे लोगों को? जी देखिए, हम देश के परिवर्तन की बात करें या देश के विकास की बात करें, तो वो केवल एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, वो एक समाज ही है जो विकास की लहर को दौड़ा सकता है। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान करो, तो जब तक सबने नहीं किया तब तक स्वच्छ भारत नहीं हुआ या हो नहीं रहा है। अगर वही सिर्फ झाड़ू लगाते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सबको करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो एक नेता 8 मार्च को खड़े होकर के मंचों पे ये बोले कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, महिलाओं के लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो रिफॉर्मेटरी चेंजेस नहीं खड़ा सकता जब तक एक चेन नहीं बनेगी, एक महिला एक दूसरी महिला के पीछे सपोर्ट में नहीं खड़ी रहेगी और एक स्ट्रेंथन अप नहीं बनाएगी। जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा, एक मतलब जैसे जब प्रियंका चतुर्वेदी जी ने अपनी बात सामने रखी कल पार्लियामेंट में, तो उसी के सामने बहुत सारी फीमेल जो महिलाएं थी, उनने उस बात को सपोर्ट किया, और जब वो बात सपोर्ट करी तब आज हम यहाँ इस डिबेट में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज तो मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत बार ये फील होती है कि एक महिला को काटती जरूर है। तो जब तक ये धारणा नहीं बदलेगी तब तक ये आरक्षण वाला जो केस है वो एक रिफॉर्मेटरी आउटलुक में नहीं आएगा। तो एक महिला को, एक महिलाओं को समर्थन देना जरूरी है।
फिर उसके बाद जब महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी, वो यूनिटी जब बन जाएगी तो वो इक्वालिटी में कन्वर्ट होगी, और जब चीजें अपने आप इक्वालिटी में आ जाएंगी तो एक बिल पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 370 या जैसे ट्रिपल तलाक जैसी जो चीजें हैं पास हो सकती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है और ये बहुत जेन्युइन सी बात है जिसको जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल, इस चीज को बहुत जल्दी होना चाहिए। बहुत अच्छी। हम आखिरी चर्चा के आखिरी लम्हे में आ गए हैं। सरिता जी, क्या लगता है आपको, जैसा साक्षी जी ने कहा कि नेता हो, नौकरशाह हो, अधिकारी हो, हमारे दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के दांत और होते हैं। महिला के प्रति हम जब सामने होते हैं मंच पे हमारे भाव अलग होते हैं, लेकिन जब खुद को करने की बारी आती है तब हम में अहंकार आ जाता है। ये सामाजिक दबाव बढ़े और नेताओं को कम से कम इस बात के लिए, क्योंकि आधी आबादी है, आज सरकार अकेली पुरुष ने नहीं चयन किया है, आधी आबादी है पूरे विश्व की, महिला और पुरुष बराबर हैं, तो हक कब तक मिल पाएगा? देखिए, हक कब तक मिल पाएगा, ये तो एक बहुत ही चर्चा का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए कुछ भी कह पाना आज सरल नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि जो अभी वर्तमान जो परिवर्तन की लहर पूरे भारत देश में चल रही है, तो और हर एक मुद्दा जो बहुत कभी विकट लगा, बहुत ही ज्यादा गंभीर लगा, वो सारे मुद्दे आज सरल होते हुए दिखाई देते हैं। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है कि महिलाओं के 50% आरक्षण के लिए सभी राज्य अपने अपने जो भी विचार हैं वो दें, तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है इस परिवर्तन के आने में भी। और बाकी जहां बात है महिलाओं की एकता की और महिलाओं के एकजुट होने की, तो महिलाएं एकजुट हैं, महिलाओं में एकता है। ये ऊपर का जो विचारिक मतभेद हो सकता है, जो पुरुषों को कहीं लगता है कि एक महिला दूसरी महिला को काटती है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। एक जहां पर हम देखें गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, वहां पर एक दूसरे को पढ़ाने वाली, सपोर्ट करने वाली, सिखाने वाली सभी महिलाएं होती हैं। तो वहां अगर मान लीजिए कि एक महिला दूसरी महिला की कट्टर विरोधी होती, तो शायद महिला स्कूल से, कॉलेज से इतने सारे टॉपर्स नहीं निकल रहे होते। और जहां एक समाज की जो सोच है, वो जब महिलाएं एक बराबर के पद पर आ जाएंगी, तो पुरुषों को ये चीज समझ में आएगी कि ये जो धारणा उन्होंने बना रखी है वो बहुत गलत है। महिलाएं महिलाओं को कभी नहीं काटती, एक महिला दूसरी महिला को समझती है तभी जहां महिलाएं संवेदनशील पदों पर हैं, जिन पदों पर वो न्याय दे सकती हैं, जिन पदों पर वो महिला के अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, वो सहर्ष करती हैं। अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो उस महिला के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिन विभागों में महिलाएं हैं, उन विभागों से, उन क्षेत्रों से महिला अपराधियों को, महिला सहकर्मियों को, या महिला जो भी एक शिकायत लेके आती है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा होता। यही हम बात करें राज्य महिला आयोग की, वहां सभी अधिकारी महिला हैं, तो वहां पर जब सुनवाई होती है वहां न्याय मिलता है, इसीलिए महिला अपनी शिकायत लेके वहां जाती है। तो महिला की एक बहुत अच्छी सखी है, बहुत अच्छी हमदर्द है। इसी नाते ये कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य महिलाओं के आरक्षण को लेके बहुत ही सुरक्षित और अच्छा उज्जवल भविष्य है। इसी आशा के साथ मैं सोचती हूँ हम कामना करते हैं और साधना न्यूज की ये अपील होगी कि देश के जो भी रहनुमा हैं, जो प्रदेश के रहनुमा हैं, वो सिर्फ बातें और बयानबाजी से ज़्यादा जल्द से जल्द, यदि हम हर विभाग में, हर महत्वपूर्ण, ठीक है लोकसभा राज्यसभा में जब आपको करना है, विधानसभा में जब करना है, लेकिन महिलाओं से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण मामले में महिला अधिकारी तो कम से कम दे दीजिए, ताकि वो खुलकर अपनी बात कह सकें, अपनी समस्या बता सकें। कई कॉलेजों में, कई स्कूलों में, कई संस्थानों में बच्चियाँ, उनके साथ रैगिंग हुई, उनके साथ क्या हुआ, वहाँ चूँकि पुरुष ज़्यादा रहते हैं वो नहीं बता पाती, महिला नहीं है वहाँ पे, तो हर कंपलसरी किया जाए कि कम से कम 1/3 तो कम से कम वहाँ पर हर हाल में हो ही, उसके बाद उसको बराबरी पे कर दें। 1/4 आप आधा आधा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो हो, कंपलसरी हो। कोई भी ऑफिस ऐसा ना हो जहाँ कम से कम 2, 4, 6 महिला अधिकारी ना हो। यही कोशिश है। साधना न्यूज हर समय यह प्रयास करता है कि जनता की हर उस बात को वो उनकी आवाज़ बने, आप तक पहुंचाए। यह मुद्दा भी जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने इस पर चर्चा करना चाहा, और हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं और काउंसलर के रूप में और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सरिता राजानी जी जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी भारद्वाज जी युवा हैं, प्रोफेसर हैं और आप पढ़ाती हैं और पक्ष रखती हैं बिंदास तरीके से, आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।